आज की क्लास में हम वेरिएबल पे बात करने वाले हैं। मैं विंडो मेन्यू में आऊं तो ये यहाँ पे वेरिएबल ऑप्शन मौजूद है। वेरिएबल ऑप्शन की कोई शॉर्टकट की नहीं है और अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह से पैनल ओपन हो जाता है। वेरिएबल को यूज करते हुए आप किसी डेटा सेट को अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। आप स्टूडेंट आईडी कार्ड बना रहे हैं या किसी कंपनी के एम्प्लॉयज के आईडी कार्ड बना रहे हैं या फिर रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं, इस किस्म की किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये ऑप्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बजाय इसके कि आप एक एक पर्सन की इंफॉर्मेशन वन बाय वन यहाँ पे ऐड करें, आप एक डाटा सेट तैयार कर लेते हैं, उसको वेरिएबल के साथ अटैच कर लेते हैं और इजीली आपके रिजल्ट कार्ड या आईडी कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपकी है वो बनकर रेडी हो जाती है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप डाटा सेट पहले तैयार कर सकते हैं या फिर पहले वेरिएबल डिफाइन करके फिर डाटा सेट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक आईडी कार्ड का डिज़ाइन मौजूद है। मैंने डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दी क्योंकि मेरा काम इस वक्त आपको वेरिएबल ऑप्शन को समझाना है। अब यहाँ पे आप अपने इदारे या कंपनी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे जिस पर्सन से रिलेटेड ये कार्ड है उसकी इमेज आएगी, यहाँ पे उसका नाम आ सकता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, आईडी नंबर, एड्रेस और ईमेल है। यहाँ पर जब आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, आईडी नंबर लिख रहे हैं या एड्रेस लिख रहे हैं तो इस टेक्स्ट को आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं कि आपने एक लाइन लिखी, इंटरप्रेस करके दूसरी लिखी, इंटरप्रेस करके तीसरी लिखी, क्योंकि इनको मैं एज ए वेरिएबल डिफाइन नहीं करूंगी लेकिन इस टेक्स्ट को मैं एज ए वेरिएबल डिफाइन करूंगी। ये टेक्स्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही हो जो फील्ड आपने डाटा सेट में डिफाइन की है। जस्ट यहाँ पे कोई टेक्स्ट मौजूद होना जरूरी है, लेकिन मैंने यहाँ पे वही टेक्स्ट लिखा है जो मैंने डाटा वेरिएबल में लिखा था। अब इस टेक्स्ट का सेपरेट होना जरूरी है, आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अब आप देखें मैंने सिलेक्ट किया तो जस्ट मेरी ये फील्ड सिलेक्ट हुई है, इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये एक दफ़ा टेक्स्ट लिखने के बाद आप दोबारा से टेक्स्ट टूल प्लेस करके इसको लिखेंगे। उसके बाद इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि जो टेक्स्ट आप सेंटर में रख रहे हैं उसको सेंटर अलाइन कर दें और जो टेक्स्ट आप लेफ्ट पे रखना चाह रहे हैं या राइट पे रखना चाह रहे हैं उसको लेफ्ट या राइट अलाइन कर दें। तो अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो आप यहाँ सिलेक्शन दे सकते हैं, ये मेरा टेक्स्ट सेंटर अलाइन है। और उसके बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो आप सिलेक्शन देख सकते हैं, ये मेरा लेफ्ट अलाइन है। क्योंकि ये लेफ्ट पे है तो ये लेफ्ट अलाइन होगा, जबकि मैंने इसको सेंटर अलाइन किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड कर लेती हूँ। इमेज ऐड करने के लिए मैं फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। जी ड्राइव में मेरे पास कार्ड नाम से एक फोल्डर मौजूद है, उसमें मैंने कुछ फोटोज रखी हैं तो यहाँ से मैं कोई एक फोटो ले लेती हूँ। उसके बाद मैं ये इमेज सेलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिंक पे चेक लगा दूंगी। मेरा ऑलरेडी चेक लगा हुआ है, अगर नहीं लगा तो आप लगा दीजिए। आपकी इमेज लिंक होनी चाहिए, अगर लिंक नहीं होगी तो आपका ऑप्शन ठीक से काम नहीं करेगा। उसके बाद मैं यहाँ प्लेस पे क्लिक कर दूंगी और प्लेस में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इस इमेज को ड्रैग कर लेती हूँ। ड्रैग करने के बाद आपको दिखाऊं तो यहाँ जो नीचे मैंने डिजाइनिंग की है उसको मैंने ग्रुप कर दिया है। उसके बाद ये एक सर्कल मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है ताकि इसमें इमेज को पावर क्लिप कर सकूं। तो मैं कंट्रोल जी करके इसको वापस अपनी जगह पे ले आती हूँ। अब ये मेरी इमेज ऊपर है और मेरा सर्कल नीचे है और इस वक्त मेरा सर्कल सिलेक्ट है। मैं राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आऊंगी और इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके इस सर्कल के मुताबिक इसके साइज को सेट कर दूंगी। इस तरह से अगर आप एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो इमेजेस आप ऐड करेंगे वो खुद ब खुद इसी सर्कल में ऐड होती जाएंगी। उसके बाद मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर दूंगी और मास्किंग पे मेरी ऑलरेडी क्लास मौजूद है, हम डिटेल में वहां मास्किंग को देख चुके हैं। इमेज मास्क करने के बाद अब मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगी। तो अगर मैं यहाँ आऊँ तो मेरे पास ये वेरिएबल का पैनल है। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए जब मैं यहाँ से किसी भी चीज को सिलेक्ट करूंगी तो मेरी ये फील्ड शो होने लगेंगी। अब अगर मैं इमेज को यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ तो पावर क्लिप के अंदर जाकर मुझे इस इमेज को सिलेक्ट करना होगा। तो आप देखें जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी
तो ये आइसोलेट होगी। उसके बाद दोबारा डबल क्लिक करूं, अब ये बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में इमेज मेरे सामने है और सिलेक्ट है। इसी फॉर्म में आपको इमेज को लेके आना है। उसके बाद आप यहाँ पर मेक लिंक फाइल डायनेमिक पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ गई। उसके बाद आप इसका नाम यहाँ पर दे सकते हैं। इसका नाम फोटो रख देती हूँ और ये लिंक फाइल है आपको यहाँ पर शो हो रही है। अब मैंने ये इमेज इसमें लिंक कर दी है। बाकी वेरिएबल डिफाइन करने से पहले मैं आपको डाटा सेट को तैयार करना बता देती हूँ। तो मैं अपने इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर लेती हूँ और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, एक्सेल शीट में मैंने डाटा पहले से लिख के रखा है। यहाँ मैंने नेम, DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, ID, एड्रेस, ईमेल और फोटो 6 फील्ड मैंने यहाँ पे ऐड की हैं और कुछ नाम मैंने लिखे हैं, उनसे रिलेटेड डिटेल लिखी है। डिटेल मैंने कुछ खास नहीं दी, सब फर्जी है। जैसे मेरा फर्स्ट पे जो नेम है उसकी डेट ऑफ बर्थ में मैंने 1/1/2020 लिख दिया, सेकंड नेम पे 2/2/2020 लिख दिया। इस तरह से वही नंबरिंग मैंने यहाँ पे ऐड की है। ID में भी 110011 लिख दिया पहले में, दूसरे पे 220011 लिख दिया और इनके एड्रेस में भी स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5 6 जस्ट आपको बताने के लिए लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे अपने ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप किसी वर्कर्स के ID कार्ड बना रहे हैं तो उसकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, उनके एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर है वो आप देंगे। अगर आप स्टूडेंट से रिलेटेड कोई डाटा बना रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन देंगे। मैंने एक फर्जी सा ID कार्ड यहाँ पे तैयार कर लिया। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सेल में लिखी है, लेकिन मैं अपने डाटा को गूगल शीट पे जाकर सेव करूंगी, क्योंकि एक्सेल में भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन बाजुकात इमेज पे काम करते हुए एक्सेल में थोड़ा सा मसला हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी इमेज को ऐड करते हैं तो उसके साथ @ साइन लगाना होता है। जैसे ये फोटो की फील्ड है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे @ साइन लगाऊं, यहाँ पे उसने साथ खुद ही F2 लिख लिया। तो जब मैं @ साइन लगाऊंगी तो मुझे इसके साथ कुछ फार्मूलाज शो होने लगते हैं और बाजुकात वो ऑप्शन वर्क नहीं करता और हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम ये काम गूगल शीट में कर सकते हैं। हम अपने डाटा को एक्सेल शीट पे भी तैयार कर सकते हैं और गूगल शीट पे भी। दोनों का इंटरफेस काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो मैंने एक्सेल शीट में इस डाटा को तैयार किया। अब मैं इतने एरिया को यहाँ से कॉपी कर लूँगी। मैं Ctrl+C से कॉपी करूँगी और अपने इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से बंद कर देती हूँ और उसके बाद गूगल पे आ जाऊंगी। यहाँ पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद ये मेरे पास शीट मौजूद है। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो गूगल शीट मेरे पास ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लूंगी और यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+V प्रेस करके वही डाटा मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। और डाटा ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पे फोटो वाले फोल्डर पे आऊंगी, @ साइन लगा लेती हूँ जहां हमने इमेज यूज करनी होती है अपने इलस्ट्रेटर को बताने के लिए कि ये एक इमेज है, एक तस्वीर है, एक फोटो है। उसके लिए हम @ साइन लगाते हैं। यहाँ पे जो फील्ड रखी है उनका नाम नेम, DOB, ID, एड्रेस और ईमेल रखा है। जो फील्ड आप डिफाइन कर रहे हैं आप स्मॉल और कैपिटल लेटर को मिलाकर नहीं लिखेंगे। कोई स्पेशल कैरेक्टर आप इनमें ऐड नहीं कर सकते और स्पेस भी ऐड नहीं कर सकते। अगर आपकी इन फील्ड में स्पेस होगी तो भी आपका ऑप्शन ठीक से वर्क नहीं करेगा। अगर आप स्मॉल और कैपिटल लेटर को मिलाकर लिखते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करें कि यहाँ जो फील्ड आप डिफाइन कर रहे हैं वो आपकी स्मॉल लेटर में हो। हाँ, नीचे का डाटा आप जैसे भी लिखना चाहें लिख दें। जस्ट ये जो ऊपर फील्ड डिफाइंड हो रही है मैं उनकी बात कर रही हूँ। उसके बाद आप फोटो कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे, तो मैं इसको मिनिमाइज करूँगी। मिनिमाइज करने के बाद दिस PC पे आ जाती हूँ और यहाँ से G ड्राइव पे आ जाऊँगी। यहाँ कार्ड नाम का ये फोल्डर मौजूद है जिसके अंदर फोटो नाम का ये फोल्डर मैंने बना के रखा है। तो यहाँ कुछ फोटोज मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ से मुझे इसका एड्रेस कॉपी करके देना है। जो नाम मैंने डाटा सेट में डिफाइन किए थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप नाम लिखें। आप यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नाम यहाँ पे होगा वो नाम आपको वहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने नेम ही लिखे हैं। आप एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको इस ड्राइव का लिंक मिल जाता है और इसको आप कॉपी कर सकते हैं। मैं Ctrl+C से इसको कॉपी करूंगी, गूगल शीट पे आ जाऊंगी। गूगल शीट पे आकर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और Ctrl+V से उसको पेस्ट कर देती हूँ। आप देखें यहाँ पे G:\\,
/card/photo लिखा हुआ है। और उसके बाद मैं माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आऊंगी और मुझे वापस / लगाना है, / नहीं लगाना। यहाँ मुझे अपने इमेजेस का नाम लिखना है, जो नाम वहां मैंने डिफाइन किया होगा वही मैं यहाँ पे लिखूंगी। और उसके बाद .jpg लिखूंगी। तो मैं यहाँ .jpg लिख लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, Ctrl+C से कॉपी करूंगी और यहाँ Ctrl+V से पेस्ट कर देती हूँ। .jpg मुझे बार बार ना लिखना पड़ा, इसलिए मैंने पहले लिख लिया। उसके बाद मैंने अपनी इमेजेस का जो भी नाम लिखा होगा वो यहाँ पे लिखूंगी। आप स्पेलिंग लिख सकते हैं, मैंने क्योंकि यही नाम लिखे हैं तो अब यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लूंगी, यहाँ पर डॉट से पहले अपने माउस का कर्सर लाकर पेस्ट कर दूंगी। इसी तरह से मैं ये तमाम नाम कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। अब ये तमाम नाम मैंने यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर लिए हैं। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सेव करने के लिए मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ हम इसको .CSV में सेव करेंगे। वेरिएबल के साथ अटैच करने के लिए यहाँ हम CSV फाइल सेव कर सकते हैं या फिर XML फाइल सेव कर सकते हैं। उसके अलावा किसी फॉर्मेट की फाइल को हम वेरिएबल के साथ अटैच नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं .CSV पे क्लिक कर दूंगी। तो मेरी फाइल डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके शो इन फोल्डर पे क्लिक करूंगी। तो जहाँ पे मेरी फाइल सेव हुई होगी वो लोकेशन मेरे पास खुल के आ जाती है। मोस्टली ये C ड्राइव में जाके सेव होती है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद मैं इसको उसी फोल्डर में पेस्ट करूंगी जहाँ पे मैंने इमेजेस रखी है। अब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद मैं इसका नाम चेंज कर सकती हूँ। मैं इसका नाम चेंज करके माय डेटा रख देती हूँ और उसके बाद मैं इस फोल्डर को क्लोज कर दूंगी। अब मैं अपने इलस्ट्रेटर पे वापस आ जाती हूँ और उसके बाद मैं ये तमाम वेरिएबल को डिफाइन कर दूंगी। फोटो नाम के वेरिएबल को मैं पहले डिफाइन कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं इस नेम को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मेक टेक्स्ट डायनेमिक पे क्लिक करूंगी। अब देखें यहाँ पे T लिखा हुआ आ गया, जिसका मतलब ये टेक्स्ट है। और यहाँ मैं वेरिएबल 1 लिखा हुआ जहाँ शो हो रहा है उस पर डबल क्लिक करके इसको चेंज कर देती हूँ और मैं इसका नाम नेम रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं वही फील्ड रखूंगी जो मैंने यहाँ पे रखी हैं। यहाँ पे जो फील्ड है और वेरिएबल में यहाँ पे जो आप फील्ड लिखेंगे वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आपने क्या टेक्स्ट लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं एक टेक्स्ट डायनेमिक पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे DOB लिख देती हूँ और सिलेक्शन को खत्म करूंगी। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और मैं एक टेक्स्ट डायनेमिक पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे क्लिक करके ID लिख देती हूँ। अब ये वेरिएबल मेरा सिलेक्ट है। अगर अब मैं किसी नए वेरिएबल को ऐड करने की कोशिश करूंगी तो मेरे पास एरर मैसेज आ जाता है। नया वेरिएबल सिलेक्ट करने के लिए जरूरी है कि पहले से मौजूद वेरिएबल सिलेक्ट ना हो। अब आप देखें, मैं इसको सिलेक्ट करके अगर मैं एक टेक्स्ट डायनेमिक पे क्लिक करूं तो मेरे पास एरर मैसेज आ गया कि मैं जब तक इस सिलेक्शन को खत्म नहीं करती मैं नया वेरिएबल ऐड नहीं कर सकती। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और यहाँ पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं एक टेक्स्ट डायनामिक पे क्लिक करूं तो ये वेरिएबल यहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके एड्रेस लिख लेती हूँ और उसके बाद इस ईमेल पे आ जाऊंगी। मैं एक टेक्स्ट डायनामिक पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे क्लिक करके ईमेल लिख देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने वही फील्ड डिफाइन की हैं जो यहाँ पे मैंने की हैं, नेम, DOB, ID, एड्रेस, ईमेल और फोटो। मैं इस शीट को भी बंद कर देती हूँ और उसके बाद मैं इन वेरिएबल पैनल के ऑप्शन की तरफ आ जाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास डिलीट वेरिएबल का ऑप्शन है कि अगर आप कोई वेरिएबल डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। न्यू वेरिएबल ऐड करने के लिए आप यहाँ से न्यू वेरिएबल ऐड करेंगे और अगर आप किसी वेरिएबल के लिंक को खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हम जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं वो हम यहाँ से मेक टेक्स्ट डायनामिक से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। उसके बाद अब मैं उस डेटा सेट को इसके साथ अटैच करूंगी जो मैंने बनाया है। तो उसके लिए मैं इन पैनल मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे लोड वेरिएबल लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगी और यहाँ से
उसी डाटा सेट को सिलेक्ट कर लूँगी। जी ड्राइव में मेरे पास डाटा सेट मौजूद है, कार्ड के फोल्डर में, उसके बाद फ़ोटो का फोल्डर है। और यहाँ इस वक्त मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे उसने XML डिफाइन किया है। तो मैं यहाँ से CSV सिलेक्ट कर लूँ तो वो डाटा सेट मुझे शो हो जाता है। क्योंकि वेरिएबल 2 फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं, CSV और XML। तो मेरा डाटा सेट CSV फॉर्मेट में है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दूंगी। अब मेरे पास इस तरह से मैसेज आ रहा है, द करंट डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कंटेन वेरिएबल, डू यू वांट टू ओवरराइट द करंट वेरिएबल एंड डाटा सेट, कि आपके डॉक्यूमेंट में पहले से वेरिएबल मौजूद हैं, कि आप उनको ओवरराइट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से यस कर दूंगी। यस करने के बाद अब आप यहाँ पे देखें तो डाटा सेट 1 2 3 4 5 6 डाटा सेट हमने वहाँ पे ऐड किए थे, तो वो यहाँ पे शो हो गए। उसके बाद अगर मैं डाटा सेट 1 पे आती हूँ तो आप देखें वो तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती हैं जो वहाँ पे थी। अगर मैं यहाँ से डाटा सेट 2 पे आऊँ तो मेरी इमेज भी चेंज हो जाती है और नीचे तमाम इंफॉर्मेशन। उसके अलावा मैं यहाँ पे क्लिक करके भी इस डाटा सेट को प्ले कर सकती हूँ। आप देखें तो आप देखें जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ मेरे तमाम डाटा सेट यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। मैं इस तरह से इस पर क्लिक करके इनको यहाँ पर प्ले कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मैंने इनको सेव करना है तो या तो मैं 1 बाय 1 इनको सेव कर सकती हूँ, चाहे एक्सपोर्ट करके सेव करना चाहूँ या सेव एज करके। जैसे अगर मेरा ये पहला डाटा सेट है तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँ, उसके बाद दूसरे पे क्लिक करके दूसरा डाटा सेट एक्सपोर्ट कर लूँ। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास काफ़ी बड़ा डाटा होता है, 100-200 लोगों का डाटा हो सकता है या 1000-2000 लोगों का डाटा हो सकता है। तो उस तरह से अगर हम उन्हें एक साथ एक क्लिक पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं तो हम एक्शन पैनल की हेल्प ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्शन पैनल को ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मेरा एक्शन पैनल आ गया। मैं यहाँ पे क्लिक करके जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है इनको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। यहाँ से अपने फर्स्ट वाले डाटा पे आ जाती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना एक्शन रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू सेट पे क्लिक करूँगी और यहाँ सेट का नाम मैं वेरिएबल ही दे देती हूँ और यहाँ से ओके कर दूँगी। उसके बाद मैं क्रिएट न्यू एक्शन पे क्लिक करूँगी और यहाँ एक्शन का नाम मैं PNG दे देती हूँ क्योंकि मैं PNG फॉर्म में इनको एक्सपोर्ट करना चाह रही हूँ और यहाँ रिकॉर्ड पे क्लिक कर दूंगी। मैं यहाँ से फाइल मेन्यू में आऊँगी, एक्सपोर्ट पे आकर एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करूँगी और यहाँ से PNG फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगी और इसका नाम मैं 1 रख देती हूँ और डेस्कटॉप की लोकेशन पे आ जाती हूँ। अब इसके लिए मैं नया फोल्डर क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके न्यू पे आकर फोल्डर बनाऊंगी और इस न्यू फोल्डर का नाम वेरिएबल शीट रख लेती हूँ और इस फोल्डर को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर देती हूँ और उसके बाद मेरे पास इस तरह से पैनल आ जाता है। मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। अब ये PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी हो गया मेरा कार्ड और उसके अलावा ये एक्शन रिकॉर्ड भी हो गया और उसके बाद मैं यहाँ से स्टॉप प्लेइंग रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दूंगी। एक्शन रिकॉर्ड करने के बाद अब मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इस पैनल मेन्यू पे आकर बैच ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। जब मैं बैच ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है। यहाँ पे सेट और एक्शन उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिए क्योंकि मेरा ये एक्शन सिलेक्ट था और वेरिएबल सेट में ये मौजूद है। और अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखें डिफ़ॉल्ट एक्शन और वेरिएबल 2 सेट मुझे शो हो रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 हैं। 2 से ज़्यादा सेट अगर हमारे पास हो तो वो शो हो रहे होते हैं और मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल रहने देती हूँ। उसके बाद एक्शन का नाम PNG है जो मैंने प्ले करना है तो यहाँ वही रहने दूंगी। उसके बाद सोर्स में यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, फोल्डर और डाटा सेट। तो यहाँ से हम डाटा सेट सिलेक्ट करेंगे। सोर्स में हम यहाँ से डाटा सेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आऊँ तो यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, ओवरराइड एक्शन सेव कमांड और ओवरराइड एक्शन एक्सपोर्ट कमांड। तो अगर आपने सेव एज ऑप्शन को यूज किया है तो आप ओवरराइड एक्शन सेव कमांड यूज करेंगे। क्योंकि मैंने इस PNG को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट कमांड का यूज किया है तो मैं यहाँ से ओवरराइड एक्शन एक्सपोर्ट कमांड यूज करूंगी। उसके बाद इसके ऊपर चूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से वो लोकेशन सिलेक्ट करूंगी जहाँ पे मैंने अपने इमेजेस को सेव करना है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाती हूँ और डेस्कटॉप पे वेरिएबल शीट के नाम से ये फोल्डर मैंने बनाया है जिसमें मैंने इनको रखना है। तो मैं यहाँ से वेरिएबल शीट को सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूंगी
उसके बाद मजीद सेटिंग की जरूरत नहीं होती, यहाँ फाइल नंबर वो खुद ही ले लेगा। अगर आप फाइल और डाटा सेट के नेम के मुताबिक इनको सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डाटा सेट के नेम के मुताबिक तो मैं फाइल एंड नंबर ही रहने देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। तो आप देखिए मेरा एक्शन प्ले होना शुरू हो गया है। इमेजेस आपको खुद ब खुद चेंज होती नजर आ रही हैं। जैसे जैसे ये चेंज हो रहे हैं साथ साथ ये सेव भी हो रहे हैं। और उसके बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके आपको दिखाऊं और यहाँ वेरिएबल शीट पे क्लिक करूं तो आप देखें वो तमाम इमेजेस यहाँ पर एक्सपोर्ट होके आ चुकी हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाऊं तो आप देखें तमाम इमेजेस यहाँ पर एज ए PNG एक्सपोर्ट होकर आ चुकी हैं। इस तरह से आपका जितना मर्जी बड़ा डाटा होगा, चाहे वो हजारों अफराद का डाटा है, लाखों अफराद का डाटा है, आप इस तरह से एक्शन रिकॉर्ड करके उसको एक क्लिक पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं एक्शन पैनल को यहाँ से क्लोज कर देती हूँ और दोबारा वेरिएबल पैनल की तरफ आऊंगी। अब यहाँ पे ये वेरिएबल मेरे पास मौजूद है। मैं यहाँ से डाटा सेट 1 पे आ जाती हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर आती हूँ तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो हमने कवर नहीं किए। तो अगर मैं सेव लाइब्रेरी पे क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ पे वेरिएबल ही आ रहा है। मैं कोई भी नाम रख सकती हूँ। मैं इसे डेस्कटॉप लोकेशन दूंगी और इसका नाम मैं यहाँ पर सेव वेरिएबल रख लेती हूँ। अब आप देखें यहाँ पे वो मुझे जस्ट XML फाइल सेव करने का ऑप्शन दे रहा है। जब हम वेरिएबल को सेव करते हैं तो वो जस्ट XML फाइल में सेव होती हैं। अब हम इनको .csv पे सेव नहीं कर सकते। और अगर मैं इसको सेव करूँ और अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके दिखाऊं तो आप देखें सेव वेरिएबल के नाम से ये मेरे पास सेव हो चुकी हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कि मैं इनको कैसे ओपन करना चाह रही हूँ। अगर मैं इनको ड्रीम वीवर में ओपन करूँ, ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आप देखें मेरी ये फाइल इस तरह से कोडिंग फॉर्म में सेव हुई है। अब अगर मुझे XML कोडिंग आती है तो मैं इसमें चेंजिंग कर सकती हूँ। फिलहाल मैं इसको यहाँ से बंद कर देती हूँ और दोबारा इलस्ट्रेटर पे आ जाऊंगी। अब मैं अगर यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे कैप्चर डाटा सेट, डिलीट डाटा सेट, अपडेट डाटा सेट। तो अपडेट हम उसी सूरत में कर सकते हैं अगर हम अपने डाटा सेट में कोई चेंजिंग करते हैं तो उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो जब हम अपनी वेरिएबल को लोड करते हैं तो वो XML फाइल में होती हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे रह गए हैं वो CSV फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं होते। अगर आपको XML कोडिंग आती है तो आप इनको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मुझे XML कोडिंग नहीं आती, इसलिए वेरिएबल से रिलेटेड जो मज़ीद ऑप्शन रह गए हैं मैं उन पर बात नहीं करूँगी। जितने ऑप्शन ज़रूरी थे, जो हमारे काम के लिए ज़रूरी थे, जिनकी मदद से हम अपने रिजल्ट कार्ड, ID कार्ड या और कोई इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन ईजिली कर सकते हैं, मैंने तमाम आपको बता दिए हैं। और इसके साथ ही हमारे इलस्ट्रेटर का कोर्स कंप्लीट हो जाता है और मैं फोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट कर चुकी हूँ। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।